नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। विपक्ष कितना भयभीत है और कितना असुरक्षित है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पर अगर संगीन आरोप लग जाते हैं और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल में रहने के बावजूद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 30 दिन के बाद उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा या हटे हुए मान लिए जाएंगे। ये जो विधेयक, संशोधन विधेयक मोदी सरकार लेकर के आई है, ये पास ना हो जाए या सिरे ना चढ़ जाए, इसके लिए तमाम ताकतें सक्रिय हो चुकी है। और ये जरा समझ से बाहर की बात है कि जब इस देश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं या उनके सहयोगी एनडीए दलों की सरकारें हैं, करीब करीब 22 सरकारें इस समय इनकी अपनी है और प्रधानमंत्री भी इनका अपना है। चूंकि इस बिल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लेकर के आए हैं, तो ऐसे में अगर तलवार लटकनी चाहिए, कभी कोई ऐसा केस बन जाए, गिरफ्तारी हो जाए और अदालत उनको न्यायिक हिरासत में भेज दे और उसके बावजूद अगर वो अपने पद पर बने रहते हैं, यानी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो डर तो उनको होना चाहिए, ना कि इन विपक्षी दलों के नेताओं को, जिनकी अब मुट्ठी भर राज्यों में सरकारें बची हुई हैं। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट ये है कि ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम जेपीसी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अमित शाह ने ये संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसको जेपीसी के हवाले करने का फैसला किया और ये कहा कि आगे जो विंटर सेशन आने वाला है, शीतकालीन सत्र आने वाला है, तब तक जेपीसी इसकी सुनवाई कर लेगी। सभी राजनीतिक दलों, नेताओं के विचार इसमें रख लिए जाएंगे। दोनों सदनों के सांसद इसके सदस्य होते हैं जेपीसी के, और उसके बाद फिर शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे ही नहीं। और उनकी देखा देखी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि जेपीसी में शामिल नहीं होगा। अब देखना यह है कि बाकी के जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो इन दोनों का अनुसरण करते हैं या अपनी अलग लाइन लेते हैं। लेकिन यहां कुछ बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा, इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को नमस्कार। आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। तो वीरेंद्र जी, ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पीएम सीएम को हटाने वाले कानून से संबंधित जो जेपीसी का गठन किया जा रहा है, उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं? कुछ आपकी समझ में आ रहा है क्या? बड़ा स्पष्ट है। इनकी 11 साल से इनकी यही स्ट्रेटजी है और अब तो वो साफ-साफ कहने लगे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता तो टीवी चैनलों की डिबेट्स में खुल के बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था और राष्ट्रपति छोड़ के भाग गया बांग्लादेश का, प्राइम मिनिस्टर भाग के हिंदुस्तान आ गया। ये तो खुल के बोल रहे हैं और एक एक तो बड़े हिंदी टीवी चैनल में तो एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बाहर निकाल दिया था कि आप इस तरह की बात यहाँ नहीं कर सकते, गैर जिम्मेदारी वाली। तो उनको लग रहा है कि अगर इस तरीके से हम अगर लगातार सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक कैंपेन को लगातार हम अगर सस्टेन कर ले जाते हैं, कैंपेन हमारी रुकती नहीं है, तो जो है हम सरकार की जो जो विश्वसनीयता है और जो सरकार के पास जो भी जनता का विश्वास है,
उसमें हम बहुत गहरी सेंध लगा सकते हैं। और उनको लग रहा है कि वोट चोरी का जो उन्होंने फर्जी नारा उछाला है, उससे जो है देश में क्रांति आने वाली है। तो ये जो इनका लेकिन एक बात मैं बताऊं आपसे, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जिसमें ये प्राविधान है, यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है और 30 दिन से अधिक अगर वो जेल में रहता है, और जिन धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा है, उसमें यदि 5 साल से अधिक की सजा है, तो उसको तुरंत जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त माना जाएगा या मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेगा। तो इस आधार पर ये बचाव करेंगे। क्या ये चाहते हैं कि संविधान से करप्शन को, लूटपाट को संरक्षण दिया जाए? क्या वजह है कि सारी परेशानी जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को हो रही है और ममता बनर्जी को हो रही है? आपको याद होगा डीएमके का एक मिनिस्टर जेल में था और उसको गवर्नर ने सैक कर दिया था। तो मामला तो उस पे ये आधार बनाया गया कि साहब गवर्नर को जो है किसी मंत्री को सैक करने का अधिकार नहीं है बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के। मंत्री को बहाल करना पड़ा, वो मंत्री जेल में रहा, अभी भी जेल में है वो। इसी तरीके से शिक्षा मंत्री चैटर्जी जो था तृणमूल कांग्रेस का, वो अभी भी जेल में है। लेकिन हालांकि उसको ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल से हटा दिया है, लेकिन वो महीनों तो मंत्री पद पे बना रहा। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, 1 महीने से अधिक जेल में रहे। और और सुप्रीम कोर्ट बड़ी दयावान, बड़ी मेहरबान है, उसने जमानत कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये उसमें शर्त जोड़ी थी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप विधानसभा की कार्रवाई अटेंड नहीं करेंगे, किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। तो ये और अगर कोई मंत्री मुख्यमंत्री को जेल हो जाती है, उसके संग क्या किया जाए, ये मामला 1949 में संविधान असेंबली के सामने आया था। लेकिन तब तब संविधान निर्माताओं को ये उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई दिन ऐसा भी आएगा कि मंत्री जेल जाएगा और वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगा। केवल इस आधार पे इस मामले पे बहस हुई और समाप्त हो गई और संविधान सभा ने कोई इस पे ठोस दिशा निर्देश तय नहीं किए थे। लेकिन आज ये 78 साल के बाद, संविधान लागू होने के 75 ईयर्स के बाद, ये सामने समस्या हमारे खड़ी है। और ऐसी मामला झारखंड में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये केवल लोकतंत्र की दुहाई देना और विक्टिम कार्ड खेलना, और पहले हजारों करोड़ लूटो, उसके बाद जो है कहो हम तो इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम गरीब हैं, और या हम बैकवर्ड हैं, या हम ये हैं या वो हैं। करप्ट इज ए करप्ट, वो किसी पार्टी का हो, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिफोर द लॉ। अब लालू यादव के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, और उन्होंने न जाने कितने हजार लोगों की जमीन लिखवा ली अपने पक्ष में, केवल रेलवे में नौकरी देने के बहाने। अब यदि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, सीबीआई उनकी उनकी जांच कर रही है, हजारों करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटे बेटियों के नाम है, दिल्ली में है और तमाम जगह पे है, दिल्ली के पॉश एरिया में है, जो और जिस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दिल्ली में 100 करोड़ से और 200 करोड़ से अधिक है, वो उनके नाम रजिस्टर्ड होगी 10 लाख 20 लाख रुपए में। तो भाई कैसे हो गया ये सब? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए ना। तो ये जो इनका तर्क है, और इनको सरकार के खिलाफ नकारात्मक प्रोपेगेंडा करते रहना है, इनको मुद्दा चाहिए। पहले इनको एसआईआर मिला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि भाई आधार को भी आप प्रमाण मानिए। जबकि आधार एक्ट जो जो लोकसभा से, संसद से पास हुआ है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आधार कार्ड जो है वो केवल पहचान पत्र है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मानिए। और जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 लिखा है कि केवल भारत का नागरिक ही भारत में मतदाता होने का अधिकार रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट पता नहीं ने किस आधार पे कह दिया कि आधार को मानिए। तो खैर खैर अब तक जो है रिवीजन हो चुका है, और 1 अगस्त को रिवाइज सूची प्रकाशित हो चुकी है, और अभी तक एक भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दाखिल नहीं की है। मतदाताओं ने स्वयं की है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, उनकी ओर से नहीं की गई है। तो और वो जो है अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और दो यात्रा आई शायद है दो आई थी। सितंबर के दो पहले हफ्ते में। जी। राजनीतिक राजनीतिक दलों की तरफ से 2 आई थी केवल।
और हाँ, एक हाँ, लाख हाँ, 63,000 इनके बीएलए हैं पॉलिटिकल पार्टियों हाँ, के, 1,63,000। बूथ लेवल एजेंट। उस हाँ, बूथ पर जो लेवल एजेंट। है सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है कि आप लोग हाँ, बयानबाजी में और प्रदर्शनों में आगे हैं, लेकिन जब हाँ, आपसे सूची मांगी जा रही है, नाम मांगे जा रहे हैं, तो आप कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं। जो आए भी हैं हुँ, आवेदन, वो व्यक्तिगत आए हैं। जो आप अभी नाम ले रहे थे कुछ लोगों का, पिछले करीब करीब 10 सालों में 12 मंत्री जी, बताइए? और मुख्यमंत्री ये जेल गए हैं। हुँ, हुँ, जयललिता गई थी, इसके अलावा मदन मित्रा पश्चिम बंगाल, नरेंद्र तोमर, जितेंद्र तोमर दिल्ली, फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल, सुब्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल, सत्येंद्र जैन दिल्ली, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल, नवाब मलिक महाराष्ट्र, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली और ज्योति प्रिया मलिक पश्चिम बंगाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और वी सेंथिल बालाजी मंत्री तमिलनाडु। इसमें एक नाम छूट गया यहाँ इस अखबार से, वो हैं हेमंत सोरेन। हेमंत बताइए। सोरेन ने भी, सेंथिल बालाजी 15 महीने जेल में रहे। जी हाँ, तो ये हालत है अलग अलग दलों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की। और ये अरविंद केजरीवाल तो अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ हाँ, से निकले थे। हाँ, हाँ, अरविंद हाँ। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके दूसरे नेता और इनके कई दूसरे एमएलए भी गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग आरोपों में। तो सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब व्यवस्था को क्लीन किया जा रहा है, स्वच्छ किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को जवाबदेह जिम्मेदार बना करके गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, तो ये जेल में बैठ करके सरकार क्यों चलाना चाहते हैं? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए के प्रस्ताव को जो सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है, यह एक स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा है जिसका सरकार ने निर्वहन किया है। और ये भी आपको ध्यान होगा कि सरकार ने विपक्ष की ओर से मांग आती इसके पहले ही ये सरकार की ओर से प्रस्ताव किया गया कि इस विधेयक को संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया जाए। अब विपक्ष को ये ठोस आधार बताना होगा कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बहिष्कार करके क्या साबित करना चाहता है। वो ये बताएँगे कि ये सरकार जो है लोकतंत्र में इसका विश्वास नहीं है। वो कहेंगे सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। वो कहेंगे सरकार देश में जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। हमने जो है मई-जून लोकसभा के चुनाव में बता दिया था कि संविधान खत्म होने वाला है और राहुल गांधी आज भी लाल किताब जो है लहराते हुए घूमते हैं। लेकिन जनता के बीच में जनता को समझाने वाला, जनता को संतुष्ट करने के लिए विपक्ष के पास कोई कन्विंसिंग उत्तर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। ये इसको अपनी जीत दिखाएँगे और आज ये घोषणा करके कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं। उसने ये बता दिया है कि उसके पास सरकार का जो संवैधानिक, वैधानिक कदम जो सरकार ला रही है, उससे लड़ने का इसके पास कोई कानूनी और संवैधानिक आधार नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्या दिक्कत है भाई? किसने रोका है आपको? और अभी तो इनकी मुसीबत तब आने वाली है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की है, डेमोग्राफी मिशन। और डेमोग्राफी मिशन के तहत एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसको लेकर के शाहीन बाग में 2019-20 में जिहाद किया गया था। अब एनआरसी होगा और प्राइम मिनिस्टर ने जनसंख्या परिवर्तन से होने वाले भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को होने वाले खतरे के प्रति आगाह कराया है। और जानकार ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में और असम में स्थिति विस्फोटक हो रही है। झारखंड में भी हालत बहुत खराब है। और इसके बारे में आपको याद होगा कि मामला हाई कोर्ट में भी गया था और हाई कोर्ट ने जब झारखंड सरकार से इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि कैसे बांग्लादेशी जो 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 लोग हैं, वो संथाल परगना की महिलाओं से विवाह करके उन महिलाओं को भी जो है मुसलमान बना ले रहे हैं और जो जनजाति कानून के अनुसार वो उस जमीन के मालिक भी बन जा रहे हैं। तो स्थिति वहां भी बहुत खराब है। और 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 बाहरी लोगों की बड़ी संख्या
महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। तो ये इस सवाल को सेक्युलरिज्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर अब आप टाल नहीं सकते। आसाम में स्थिति बहुत विस्फोटक हो चुकी है और जैसे ही ये 45-50% पहुंचेंगे, देश में एक नए इस्लामिस्तान की डिमांड शुरू हो जाएगी। ये बात कुछ दिनों में सामने आ जाएगी और अच्छा है जो एक इडियम है ना, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, द चिप्स आर डाउन, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। हर व्यक्ति को अब स्टैंड लेना पड़ेगा, वो देश के साथ है या अपने संकीर्ण राजनीतिक हित के साथ है। और ये प्राइम मिनिस्टर तो 11 साल से लगातार कह ही रहे इस बात को, ये है कि बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट है और इंडी अलायंस के लिए परिवार प्रथम है, पार्टी प्रथम है। राहुल गांधी के लिए परिवार प्रथम है, अखिलेश यादव के लिए परिवार प्रथम है, लालू यादव के लिए परिवार प्रथम है, डीएमके के लिए परिवार प्रथम है, ममता बनर्जी के लिए सबसे पहले परिवार है। तो ये परिवार और राष्ट्र की लड़ाई जो है, अब जो है ये अब आगे बढ़ेगी और और इसी समुद्र मंथन से आप देखिएगा हल निकलेगा। और पिछले 11 साल में ऐसा कोई सरकार का बड़ा रिफॉर्म का कदम ऐसा नहीं है जिसका अपोजिशन ने विरोध ना किया हो या वो सुप्रीम कोर्ट ना गए हो। वो जीएसटी विधेयक हो या वो आधार का बिल हो या वो आर्टिकल 370 का कानून हो, सबको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। यहाँ तक कि 9 नवंबर 2019 को जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो फैसला आना था, उसको भी रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था। जी, तो ये आगे फिर होगा। आवाज चली गई आपकी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका वोट चोरी का, एसआईआर का विरोध, इस अभियान की तो हवा निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा चुकी है कि आप लोग हल्ला तो मचा रहे हैं, लेकिन 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार की, उनमें से कोई भी ऐसे लोगों को सामने नहीं ला रहा है जिनके वोट कटे हों या जिनको मृत घोषित कर दिया गया हो। एक बार आपको याद होगा, राहुल गांधी ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके कुछ लोगों के साथ चाय पी थी और एक मैसेज किया था कि साहब, भूतों के साथ यानी मरे हुए लोगों के साथ मैंने चाय पी है। अभी हाल की बात है। हाँ, उनमें भी 7 में से 5 लोगों के नाम मतदाता सूची में निकल आए। तो ये जो नैरेटिव बना रहे थे, ये तो टाई टाई फिस हो गया। और अभी भी मैं एक वीडियो प्ले करता हूं दर्शकों के लिए, क्या कह रहे हैं, कितनी बचकानी बातें करते हैं, जरा सुन लीजिए। आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी का तो कान खराब हो गया होगा, अगर सैकड़ों आकर के बच्चे इनके कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो इनका तो कान इनको दिखाना पड़ेगा किसी डॉक्टर को। अब ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां पिछले 11 साल से सुना रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं। असली बात तब होती है जब कोई बात कोई नेता उठाता है और वो जनता में क्लिक करती है, जनता में वो ट्रैक्शन पाती है। पूरे बिहार में वोट के मुद्दे को लेकर के कहीं कोई ट्रैक्शन नहीं है। और राहुल गांधी को केवल ये देख लेना चाहिए कि गया जी में जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रैली की है, वहां पे कितने उत्साह से हुजूम आ रहा था वहाँ स्थानीय जनता का, ये उन्हें देखना चाहिए। तो ये केवल जो है, और 11 साल से आप लगातार केवल केवल गाली दे रहे हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो आप पहले आपने जो है पहले आपने चौकीदार कहा, चोर कहा था, अब आपने वोट चोर कहना शुरू कर दिया।
और सबसे बड़ी बात ये है, आप याद करिए 2014 के बाद इन्होंने छुटपुट कैंपेन चलाया ईवीएम के खिलाफ, और 2016 से आते-आते पूरे ईवीएम के खिलाफ ये बहुत मुखर हो गए, और 2024 के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम के खिलाफ लगातार कैंपेन चलता रहा, और बड़े-बड़े दावे किए गए कि ईवीएम बदली गई है, और ईवीएम को में कोई चिप लगा हुआ है, और ईवीएम में सिग्नल भेजा जाता है, और ईवीएम को जो है ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है। और अपोजिशन के इसी आरोप के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट तक लगा दिया कि जो भी वोट कास्ट होगा उसमें बटन दबाया जाएगा तो उसकी एक पर्ची निकलेगी और ये लिखा होगा कि वोट किसने डाला और किसको डाला। तो अब ये ईवीएम को उन्होंने भुला दिया। तो अब इनको लग रहा है कि बांग्लादेश की तरीके से यहाँ पे जो जो चुनाव व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, उसको ही संदेह के घेरे में लाओ ताकि कुछ लोग हमारे संग जुटेंगे। लेकिन राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने जो है महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के जो ट्वीट किया था, उसको उन्होंने डिलीट किया है और माफी मांगी है। और वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का ही हिस्सा हैं, और उनके और खिलाफ इसके बावजूद उनके उनके खिलाफ 2 जगह एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो चुकी है उनके खिलाफ। और हमें याद रखना चाहिए कि पिछले रविवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 दिन की समय सीमा दी थी राहुल गांधी को, या तो अपनी शिकायत आप एफिडेविट पर फाइल करें या क्षमा मांगें। तो वो अवधि अब पूरी हो चुकी है, और मुझे और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने दृढ़ स्टैंड लिया है, वो कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है। दे विल सर्टेनली टेक सम एक्शन। और संजय कुमार का जो इस्तीफा हुआ है, वो चुनाव आयोग के इस ऐलान का ही परिणाम है कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट पे शिकायत दर्ज कराएं या माफी मांगे। तो इसीलिए संजय कुमार का इस्तीफा पहले करा दिया गया है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की सख्त तेवर का असर नहीं हो रहा है, असर हो रहा है। अब देखना है कि राहुल गांधी कब तक अड़े रहते हैं अपनी बात पर, क्योंकि उनको तो लगता है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरे पिताजी की माताजी प्राइम मिनिस्टर, और मेरी दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तो मेरा तो प्राइम मिनिस्टर के पद पर ऑटोमेटिक हक बनता है। ये मोदी कहाँ से आ गया भाई? कौन आदमी है ये? इसके पीछे की मानसिकता क्या है भट्ट साहब आपके हिसाब से? जवाहरलाल नेहरू के देखिए, कार्यकाल में भी कई घोटाले हुए। इंदिरा गांधी पर तो इमरजेंसी थोपने का आरोप है। इनके पिताजी पर बोफोर्स का बहुत गंभीर आरोप लगा। पनडुब्बी खरीद में भी, सेंट्रिक्स में भी कई आरोप उन पर लगे। नतीजा ये हुआ कि 1989 में उनकी सरकार चली गई, और बाद की भी सरकारों पर आरोप लगे हैं। और मनमोहन सिंह के समय तो एक के बाद एक बहुत सारे घोटाले सामने आए, और ये किसी और ने नहीं, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स में इसको सर्टिफाइड किया। तो क्या ये अब उन सारे काले धब्बों को धोना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर एक चस्पा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से? चौकीदार चोर है, वोट चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। बहुत जल्दी में है कि किसी तरीके से कोई आरोप तो चिपके और कुछ तो थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकें ये। देखिए, पहला 2014 में इनको लगा कि ये तो वन टाइम एबरेशन है, ये मोदी आ गए हैं, अगली बार नहीं आएंगे। 19 में भी आ गए तो इनको लगा अरे अब ये कैसे हो गया। वो 24 में भी आ गए, तब इनको लग रहा है कि अब खतरा पड़ रहा है। अगर कांग्रेस के राज में काम करने की शैली पे अगर ध्यान दिया जाए, तो नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जितना डिफेंस एक्विजिशन हुआ, जितने अस्त्र शस्त्र की खरीद हुई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 11 साल में कितनी हुई, ये केवल रक्षा विभाग के बजट से कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा ले लिया जाए, सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ आर्म्स एक्विजिशन हुआ है। कम से कम अब वो 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच रहा होगा पिछले 11 साल का। क्या कहीं पे आपने रफाल में जबरदस्ती एक आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की, रफाल में घोटाला, रफाल में घोटाला? क्या कहीं किसी ओर से कहीं किसी ने उंगली उठाई?
कि ये असली समस्या की जड़ है। अगर कांग्रेस होती तो इसमें वो कम से कम 2-4 लाख रुपए 2-4 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेते। वो अब हो नहीं रहा है। केवल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट, जो वेस्ट का है वो दादरी से बंबई है, और जो ईस्ट का है वो लुधियाना से डाकुनी है, नियर हावड़ा। ये पूरे हो चुके हैं, और डाकुनी तक का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। इनमें टोटल खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का आया है। तो अकेले दिल्ली में आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल हो, दिल्ली का जो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, तो लाखों करोड़ का जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कहीं पर भी किसी को भी जो है फायदा नहीं पहुंच रहा है। पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर भूखा मर रहा है, तो आप ये क्यों समझते हैं कि ये लोग चुप बैठे रहेंगे? और केवल जो पैसा विदेश से आ रहा है जॉर्ज सोरोस का, और जितनी एंटी इंडियन ताकतें हैं जो किसी भी हालत में भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती, आजकल तो ट्रंप इसी काम में लगे हुए हैं कि इंडिया की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक फोटो में व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में ट्रंप के सामने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, इटली, यूरोपियन यूनियन और नेटो और हंगरी, ये 8 ये 6 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लखनऊ का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थानेदारों को बिठा करके लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी इस तरह की बैठक को तैयार नहीं होंगे कि आप बिल्कुल भीड़ में आके बैठ जाएं। ये तो आज हालत यूरोप की हो गई है कि ब्रिटेन का और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की हर शर्त को मान लिया, एक तरफा डील साइन कर ली। भारत ने कहा हम नहीं करेंगे। ये बड़ी समस्या है वेस्ट के सामने, और आज राहुल गांधी इन्हीं ताकतों का मोहरा बने हुए हैं। आज से नहीं, लंबे समय से बने हुए हैं। क्या अब तो राहुल खुलकर गांधी का हर नैरेटिव फेक साबित नहीं हुआ है? इन्होंने कहा था कि राफेल डील तो केवल अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ डालने के लिए हुई थी, अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। आज की जरा हेडलाइन देख लीजिए। आज की हाँ, हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है कि ईडी के बाद अनिल अंबानी पर अब सीबीआई का छापा। अरे उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार ने एचएएल को बेच दिया। अभी जो है एयरफोर्स ने 62,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एचएएल को, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। जो पिछले 5 सालों में जो रक्षा मंत्रालय ने जो ठेके दिए हैं एचएएल को, उनकी संख्या 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कम से कम 4 साल लगेगा एचएएल को उनको पूरा करने के लिए। यही राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के पहले 2019 के समय भी एचएएल के बारे में क्या-क्या कहा था, याद करिए। बैंगलोर में एचएएल के गेट पे मीटिंग्स की थी, और जितने वामपंथी वहां के ट्रेड यूनियन नेता हैं, कम्युनिस्ट, ये तो गद्दार होते हैं, ये सब वहां पे और क्या-क्या बोल रहे थे। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं क्या-क्या इन्होंने जो है झूठ बोला है देश के खिलाफ, और देश के हित के खिलाफ बोला है। अ, और आज क्या इतना काम है एचएएल के पास। भारत सरकार का शिपयार्ड है मझगांव डाक, 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से वो 10 टैंकर बना रहा है। भारत जो है 100 साल से ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, अब सॉरी 80 साल से, लेकिन भारत के पास अपना ऑयल टैंकर नहीं है। हम अरबों डॉलर यूरोपियन कंपनीज को पे करते हैं ऑयल टैंकर के लिए। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, और अगले 2 से 3 सालों में 10 ऑयल टैंकर इंडिया के बन के तैयार हो जाएंगे। मझगांव डॉक मुंबई में बन रहे हैं। ये सरकारी कंपनी है, वो किसी अडानी अंबानी की कंपनी नहीं है। ये बात राहुल गांधी को नहीं मालूम है। तो ये केवल जो है, और इनकी स्ट्रेटजी, एक बार झूठ उछाल दो, लगातार झूठ बोलते रहो, 10% लोग तो मानेंगे। और ये इसी स्ट्रेटजी पर ये 11 साल से चल रहे हैं। एक और चित्र में इनका दिखाता हूं। खबर है, हाँ, घुटनों से अरे ऊपर पैंट और मोजे पहन के गए हैं। पानी भरे खेत में उतर गए राहुल गांधी। हाँ, कभी ये मोजे पहन मोटर के गए हैं वो।
कभी ये मोटरसाइकिल मैकेनिकों के पास पहुंच जाते हैं, कभी कुलियों के पास पहुंच हाँ जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के हाँ पास पहुंच जाते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं और इससे क्या परसेप्शन क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब दिल्ली की सड़कों पर निर्भया कांड के बाद जो है जो आक्रोश दिखाई दे रहा था और युवा सड़कों पर थे, तब तो भाई बहन का कोई पता नहीं था कि कहाँ थे ये। या देखिए राजनीति में जी तब तब किसानों की समस्या नहीं थी, कुलियों की समस्या नहीं थी, मोटर बाइक मैकेनिक वालों की समस्या नहीं थी, किसकी समस्या नहीं थी? ट्रक ड्राइवरों की समस्या नहीं थी। आज सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, केवल ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि साहब हम तो आम आदमी हैं। एक और चित्र देखिए, फिर आपका जवाब। मोटरसाइकिल पर तेजस्वी और राहुल गांधी, तो ये एडवेंचर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए साहब ऐसा है कि विचार, निष्ठा और लक्ष्य, ये अगर तीन चीजें स्पष्ट हैं, निर्धारित हैं और आप संयम के साथ इन तीनों के ऊपर काम कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 11 साल से कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का मुकाबला आप इस तरीके की जो नौटंकी है, जो एंटिक्स है, जो गिमिक्स हैं, उससे नहीं कर सकते। कभी आप जो दीवार में पेंट करने वालों के संग खड़े हो जाते हैं, कभी आप जाकर के ऑटो वर्कशॉप में मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं, कभी आप जाके धान रोपाई करते हैं, कभी आप जाके दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुलियों के संग बैठ जाते हैं। एक गोविंदा की फ़िल्म आई थी, उसमें उनके करीब 10 रोल थे। वो उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, भिन्न-भिन्न उनकी भूमिकाएँ हैं और उनके और वो एक एक बड़े परिवार के बालक हैं और वो सारी बड़ी-बड़ी पोर्ट्रेट उनके घर में लगी हुई हैं। तो ये गोविंदा का रोल है, ये उसी को निभा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जनता को ठोस आधार पर जाति मजहब से ऊपर उठ करके यदि आप विकास कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा नहीं सकते, उसके बारे में आपके पास कोई विजन, कोई विचार, कोई कार्य योजना नहीं है, तो आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना कल्पना में तो कर सकते हैं, धरातल पे नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे जब चुनाव आएगा तो आप कह देंगे हम ये फ्री दे देंगे। कर्नाटक की सरकार बर्बाद हो रही है इसी में, कर्नाटक पूरा शहर पूरा बैंगलोर शहर करा रहा है कि सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, सीवर साफ नहीं हो रहा है, बिजली महँगी हो गई है, बसों के किराए बढ़ गए हैं, शिक्षा पे खर्चा बढ़ गया है और कितनी फ्री कह के आए थे सत्ता में ये। तो ये जनता को कुत्ता समझ के चुनाव के पहले हड्डी फेंक देने की जो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है पिछले 70 सालों की, वो अब काम नहीं कर रही है। यही इन्होंने हरियाणा में किया था, यही इन्होंने तेलंगाना में किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी यही पंजाब में किया था और आज जो है पंजाब की सरकार के ऊपर देश में सर्वाधिक कर्जा है। तो ये राजनीति का ये मॉडल कि हम फ्री फेंक देंगे और जनता हम पे टूट पड़ेगी, ये मॉडल अब काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये करके दिखा दिया कि हम भी फ्री में आवास देंगे, फ्री में एलपीजी देंगे, बिजली कनेक्शन देंगे, शौचालय देंगे, पानी का कनेक्शन देंगे, आयुष्मान भारत देंगे, लेकिन सरकार का के ऊपर कर्जे का बोझ चढ़ाकर नहीं देंगे। पहले अपना राजस्व बढ़ाएँगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाएँगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएँगे, अर्थव्यवस्था का आधार बढ़ाएँगे, इकोनॉमी के साइज़ को बड़ा करेंगे और जब उससे अधिक आय होगी, उस अधिक आय से जनता के कल्याण की योजनाएँ चलाएँगे और ये करके दिखा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। 4 करोड़ आवास अब तक जा चुके हैं और लगभग 3 करोड़ और का पैसा स्वीकृत हो चुका है। और बाय द एंड ऑफ 26 ये मेरे ख्याल से ये योजना पूरी भी हो जाएगी और और छुटपुट अगर अगर घटनाओं को छोड़ दें बंगाल और बिहार की, एक जिला बदायूं है यूपी में, आवास योजना के बारे में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है और ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप किसी भी गड़बड़ी को छुपा नहीं सकते, छुपा के देख लीजिए। एक सवाल आया तो है, ये ऐसे ही चलेगा चौधरी साहब? जी। वीरेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि जेपीसी में अपोजिशन नहीं होगा तब क्या होगा? जेपीसी अपना काम करेगी। जेपीसी सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो नागरिक हैं, जो भी
लोकतांत्रिक व्यवस्था से में अपना हित रखने वाले जो संगठन है, जेपीसी सबको आमंत्रण देगी, आइए आप अपनी बात रखिए, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और आप अपना ज्ञापन दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है तो क्या है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संगठन हैं जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वो संगठन पॉलिटिकल हैं, और बहुत सारे एनजीओ हैं, वो अपनी बात रखेंगे आकर के, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेन जी, और दर्शकों का भी धन्यवाद, आप इतनी संख्या में जुटे। 8:30 का ये शो अब ओशियन नेटवर्क पर ही हो रहा है, ओमकार चौधरी शो पर नहीं हो रहा है, तो ओशियन नेटवर्क पर ही ये जारी रहेगा। इस सूचना के साथ कि 8:30 बजे ओशियन नेटवर्क ही देखें, इसी पर आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं दर्शकों का भी और वीरेन जी का भी। बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका। नमस्कार।